हेलो बच्चों। आप लोगों का जो मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को चारों सेट में आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इस मॉडल पेपर से ही आप लोगों का जो एग्जाम है वो सेट होता है। क्योंकि मॉडल पेपर से ही लगभग क्वेश्चन आते ही हैं, और इस जो मॉडल पेपर है उसमें आप लोगों को एक ही वीडियो में चारों सेट का मिल जाएगा। इसमें है आप लोगों का सबसे पहला है ट्वेल्थ का देखते हैं। जो राजनीति विज्ञान है उसका जो है चारों सेट वो आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो पीडीएफ हमारे ऐप से एकलव्य आरपीएस से मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखना, क्योंकि मॉडल पेपर से अधिकतर नंबर कंफर्म क्वेश्चन आते ही हैं, तो इससे आप लोगों की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का क्वेश्चन है वो आता है। तो इसमें सबसे पहला है आप लोगों का है खंड अ, समकालीन विश्व राजनीति। इसमें सबसे पहला है दो ध्रुवीयता का अंत, वो ये जो है वो 6 मार्क्स का आएगा। फिर अगला है सत्ता के समकालीन केंद्र, और अगला है समकालीन दक्षिण एशिया। ये दोनों जो है वो 12 नंबर का आएगा। फिर अगला इसी का अगला है अंतरराष्ट्रीय संगठन और समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये भी दोनों 12 नंबर का ही आएगा, और इसका जो क्वेश्चन है वो आगे बताऊंगी, तो आप लोग देखते चलो। फिर इसी का अगला है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और लास्ट है वैश्वीकरण। खंड अ का है लास्ट वैश्वीकरण। ये दोनों है 10 नंबर का आएगा। फिर खंड ब देखते हैं दोस्तों बच्चों। खंड ब में स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इसमें देखते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, फिर एक दल के प्रभुत्व दौर, फिर अगला है नियोजित विकास की राजनीति। ये तीनों जो है वो टोटल 12 मार्क्स का आएगा। ये खंड ब जो है वो 40 नंबर का आएगा टोटल। तो इसमें तीनों में है जो 12 नंबर का आएगा। फिर अगला है भारत के विदेश संबंध, ये जो है 6 मार्क्स का आएगा। फिर अगला है कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, ये भी है। फिर अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये दोनों जो है वो 8 नंबर का आएगा। तो इससे आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से कर लो, क्योंकि मॉडल पेपर से आता ही है, इसलिए आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। फिर देखते हैं, फिर अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और इसी में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ये जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये जो है 8 नंबर का आएगा। फिर अगला है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, फिर लास्ट है भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये जो है 14 नंबर का आएगा। जो आप लोगों का जो पेपर है वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। जो पेपर है आप लोगों का टोटल 80 मार्क्स का आएगा प्रबोध मॉडल से। तो आप लोग इसका क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आप लोगों का जो क्वेश्चन मार्क्स है वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आप लोगों का सही विकल्प। इसका आता था 10 क्वेश्चन आते थे, अब लेकिन इसमें है 5। तो सबसे पहले खंड अ का देख लेते हैं। पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोपीय देशों ने किस प्रकार की राजनीति प्रणाली अपनाई गई। तो इसमें आंसर है आप लोगों का लोकतंत्र, इसको आप लोग देख लोगे। फिर अगला है गंगा नदी पानी बंटवारा फरक्का संधि किन देशों के बीच हुई है। तो इसमें दूसरा का है स। फिर अगला है भारत के विभाजन का आधार क्या था। जो भारत जो विभाजित हुआ उसका कारण आधार क्या था, उसका आंसर जो है वो देख लेते हैं। धर्म के कारण विभाजन हुआ था, विभाजन का आधार था। फिर अगला है दल बदल किसे कहते हैं। जो दल बदल है वो किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जो है, फिर इसमें अगला लास्ट आप लोगों का देखते हैं 5वां कथन 1989 में भाजपा और
वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया। पांचवा का है स। कथन और कारण दोनों सही हैं। इसका उत्तर जो है ये रहा आप लोगों का उत्तर। तो फिर आप लोग इसे अच्छे से तैयारी कर लेना। फिर इसी में अगला आप लोगों का देख लेते हैं वेरी शॉर्ट वाला खंड ब। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आसियान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर जो है सन 1967 में। 1967 में आसियान संगठन की स्थापना हुई थी। फिर अगला है आत्मसमर्पण से क्या तात्पर्य है। उत्तर है अपने आप को कानून को सौंपना और हथियार डाल देना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये रहा आप लोगों का वेरी शॉर्ट का। फिर तीसरा है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। तो इसका उत्तर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। फिर अगला है सिंडिकेट से क्या तात्पर्य है। पार्टी के बुजुर्ग नेता जिसका कांग्रेस पार्टी संगठन में नियंत्रण था उसे सिंडिकेट कहते हैं। ठीक है। फिर लास्ट है पांचवा किस नेता के नेतृत्व में समाजवादियों ने कांग्रेस की आलोचना की थी। तो इसका उत्तर जो है बच्चों राम मनोहर लोहिया ने की थी। फिर इसका अगला आप लोगों का देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें सबसे पहला है यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा हुई। इसमें देखो बच्चों इसमें एक एक का प्रश्न आएगा। इसमें ये जो है ब्लूप्रिंट हिसाब से आता है तो इसमें एक एक का आएगा। आप लोग 12वीं वाले हो तो अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर कर लेना। फिर इसी में इसका उत्तर जो है वो देख लेते हैं। मतलब इसका प्रश्न है उसको देख लेते हैं पहले। यूरोपीय संघ की स्थापना कब और किस संधि द्वारा हुई। तो इसका उत्तर जो है देख लेते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना सन 1993 में और मजिस्ट्रेट संधि जो फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ के गठन के लिए की गई। तो बच्चों जो यूरोपीय संघ की स्थापना है वो 1993 में हुई और जो संधि है वो मजिस्ट्रेट संधि द्वारा 1992 में हुई। तो इसका उत्तर है ये देख लेंगे। फिर अगला है आप लोगों का तीसरा नवीन आर्थिक नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। स्वतंत्र व्यापार को प्रोत्साहन देना। दूसरा है स्वतंत्र विनिमय दर को बढ़ावा देना। तीसरा है समयोजित वित्तीय प्रणाली। ये नवीन आर्थिक नीति के उद्देश्य है। फिर अगला है चौथा है भारत में वैश्वीकरण के विरोध के क्या क्या कारण हैं। तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। पहला है वैश्वीकरण का लाभ कुछ लोगों तक ही सीमित है। क्योंकि वैश्वीकरण में जो लाभ मिलता है वो कुछ ही लोगों तक ही सीमित है इसलिए इसका विरोध है, विरोध का कारण बन गया। फिर दूसरा है गरीबों और किसानों को कोई लाभ नहीं। जो वैश्वीकरण में जो कुछ लोग तक सीमित है करके अभी देखे वो अब गरीबों और किसानों को इसमें कोई लाभ नहीं मिलता। ये इसका कारण है आधा विरोध करने का। फिर तीसरा है वैश्वीकरण के विरोध में वामपंथी व स्वयं सेवी संगठन के साथ साथ पर्यावरणीयविद भी शामिल हैं। तो ये रहा आप लोगों का विरोध के क्या क्या कारण है। ये आप लोगों का 3 पॉइंट है जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर अगला है इसी में उड़ीसा के आदिवासियों ने लौह इस्पात उद्योग की स्थापना का विरोध क्यों किया है। जो उड़ीसा के आदिवासी हैं वो लौह इस्पात उद्योग का विरोध क्यों किया है। तो इसका उत्तर है उड़ीसा के आदिवासियों को इस बात का डर था कि यदि लौह इस्पात के उद्योग की स्थापना होती है तो वे बेरोजगार हो जाएंगे तथा उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। यानी कि जो लौह इस्पात उद्योग है वो अगर स्थापित हो जाए तो वहां के लोग जो है उनको डर है कि वे बेरोजगार हो जाएंगे इसलिए उसका विरोध कर रहे थे। ठीक है। फिर अगला है आप लोगों का छठवां सन 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री के लिए क्यों समर्थन दिया। इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया कि प्रशासनिक तथा राजनीतिक मामलों में विशेष अनुभव नहीं होने के कारण मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देश के लिए
इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेगी। अतः सन 1966 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रधानमंत्री के पद के लिए इंदिरा गांधी का समर्थन किया। आ रही हो तो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना और समझ लेना और अच्छे से इसकी तैयारी है वो कर लेना। फिर अगला है इसी का मंडल आयोग के 2 सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। ये सब 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर इसमें पहला पॉइंट है पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दी जाए। फिर दूसरा है पिछड़े वर्गों की दशा में सुधार के लिए भूमि सुधार किए जाए। जो सिफारिश का उल्लेख है वो ये 2 पॉइंट है तो आपको इन्हें देख लेना। फिर इसमें लघु उत्तरीय देख लेते हैं। आसियान और यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय संगठनों का उदय क्यों हुआ? आसियान और यूरोपीय संघ जैसे क्षेत्रीय संगठन का उदय क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है वो देख लेंगे। देखो, इन संगठनों का उदय सदस्यों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुआ है। आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आर्थिक विकास को तेज करना और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। जो आसियान जो संगठन है उनका जो उद्देश्य है वो विकास को तेज करना, यानी कि जो आर्थिक विकास है उनको तेज करने के लिए और सामाजिक सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के लिए इनका जो संगठन है वो किया गया। अब फिर उसी तरह दूसरी तरह यूरोपीय संघ का उद्देश्य जो है देशों का एक मजबूत आर्थिक और राजनीतिक संघ बनाना था। यानी कि उसी तरह जिस तरह आसियान संगठन आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है वही दूसरी तरफ यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य है आर्थिक और राजनीतिक संघ को बनाना था। ठीक है, फिर इसका देख लेते हैं अगला। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर बड़े 3 प्रभाव को लिखिए। लिखने के लिए बोल रहे हैं तो इसका उत्तर है आर्थिक विकास का प्रभाव न केवल प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ा अपितु अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण भी प्रभावित हुआ, जिन्होंने निम्नलिखित तत्वों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो इसका पहला है वायु प्रदूषण। को पता है आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव को कैसे लिखना है अपने शब्दों में। तो आप लोग 12वीं वाले हो तो आप लोग अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हो, बस पॉइंट को परफेक्ट लिखना, फिर आप लोगों का जो है वो पेपर अच्छे से बन पाएगा। इसी में पहला देख लेते हैं वायु प्रदूषण। यंत्रीकरण एवं स्वचालित मशीनों पर निर्भरता से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा। ऊर्जा जैसे कोयला, मिट्टी, तेल, पेट्रोलियम और डीजल के अत्यधिक प्रयोग से बड़ी मात्रा में धुआं वायु में छोड़ा जाने लगा। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। जाहिर सी बात है वायु प्रदूषण में अगर ये सब का प्रयोग होगा, कोयला, मिट्टी, तेल, पेट्रोल और डीजल, ये सब से तो धुआं ही पैदा होता है जो कि वायु में मिल जाता है, इसलिए वायु जो है वो प्रदूषित होगा। फिर इसका सेकंड जो है वो देख लेते हैं जल प्रदूषण। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में कपड़ा उद्योग, पेपर उद्योग, चर्म उद्योग का विकास प्रदूषण बढ़ाता है। औद्योगिक अपशिष्टों को प्रायः आसपास की नदियों में बहा दिया जाता है। यह जल में संक्रामक बीमारियों को फैलाती है, जिससे मानव एवं पशु जलजीव नष्ट होते हैं। जो जल प्रदूषण है वो औद्योगिक कार्य के लिए पानी का उपयोग किया जाता है भारी मात्रा में, लेकिन जो उसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जीवों के वो उसमें मिल जाते हैं तथा बीमारियों का कारण बनते हैं, इसलिए जल प्रदूषण होता है। फिर तीसरा है आप लोगों का शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण क्या है वो देख लेते हैं। मशीनें न केवल वायु प्रदूषण बल्कि शोर प्रदूषण भी बढ़ाती है। यानी कि जो मशीन है वो आवाज करती है जिससे वायु प्रदूषण के साथ साथ शोर प्रदूषण भी बढ़ता है। फिर इसमें लौह इस्पात का उपयोग करने वाले असंगठित क्षेत्र से निकलने वाला शोर बहरा बना देता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ने लगता है। जो शोर प्रदूषण है वो तो मशीनों की आवाज से गूंजेगा ही, तो इससे जो स्वास्थ्य के लिए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा
और इससे पर्यावरण भी प्रदूषण होगा ही। फिर इसमें अगला देख लेते हैं 10, मूल वासियों के जीवन यापन के लिए सबसे बड़े खतरे व्याख्या कीजिए। खतरे कौन कौन से उनको व्याख्या करने के लिए बोल रहे। ये रहा आप लोगों का, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 3 नंबर वाला है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। मूल वासियों के जीवन यापन के लिए सबसे बड़ा खतरा उनकी भूमि और संसाधनों की हानि है, जो अक्सर औद्योगिकीकरण और विकास परियोजनाओं के कारण होती है। देखो बच्चों, जो मूलवासी हैं उनका जो जीवन यापन है, उनका जो सबसे बड़ा खतरा होता है उनकी क्या है, क्योंकि भूमि में रहते हैं इसलिए भूमि जो है वो सबसे बड़ा खतरा है। जो अक्सर औद्योगिकरण यानी कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके कारण, उनके जो विकास करते हैं उनके कारण ही, परियोजनाओं के कारण ही खतरा रहता है। इसमें पहला पॉइंट है वो देख लेते हैं, भूमि से विस्थापन। दूसरा है वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। तीसरा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। फिर चौथा है जलवायु परिवर्तन। ये सब कारण है। फिर अगला है आप लोगों का, उन प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनकी जड़ें समाजवादी आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। वे समाजवादी आंदोलन से 1950 के दशक में अनेक राजनीतिक दल प्रभावित हुए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी 1955 के अपने वर्धा अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर समाज को अपनाया था। समाजवादी विचारधारा से जुड़े प्रमुख राजनीतिक दल निम्न हैं। तो इसमें पहला है राष्ट्रीय जनता दल, दूसरा है समाजवादी पार्टी, तीसरा है जनता दल, चौथा है जनता दल सेक्युलर, पांचवा है समाजवादी जनता पार्टी आदि। ये सब जो है वो राजनीतिक दलों के नाम हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से याद रख लेना, ये जो जो बताई हूँ उनको। फिर अगला है, जिन सरकारों को लोकतंत्र विरोधी माना जाता है मतदाता उन्हें भारी दंड देते हैं। 1975-77 की आपातकालीन स्थिति के संघर्ष में कथन की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। भारत में 1975-77 के आपातकाल को लोकतंत्र विरोधी माना गया है क्योंकि इसमें नागरिक अधिकारों का हनन हुआ है। जो नागरिक है उनका जो अधिकार है उनको हनन किया गया है, प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी है और विपक्ष को कुचला है। आपातकाल और लोकतंत्र विरोधी कदम है। इसका पहला पॉइंट है नागरिक अधिकारों का निलंबन, सेकंड है विपक्ष का दमन, थर्ड है प्रेस पर सेंसरशिप, फोर्थ है लोकतांत्रिक समाजों का कमजोर होना। फिर इसी में अगला है मतदाताओं द्वारा भारी दंड। पहला सत्ता से बेदखल करना तथा विपक्ष को सत्ता हस्तांतरण। फिर दूसरा है लोकतांत्रिक जीव आदि। ये सब कारण है। फिर इसमें अगला देख लेते हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोगों का। 5 नंबर वाला क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसमें पहला है दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां सद्भाव और शत्रुता, आशा कर निराशा एवं पारस्परिक शंका व विश्वास साथ साथ बसते हैं। फिर सेकंड है दक्षिण एशिया विविधताओं से भरा पूरा क्षेत्र है, फिर भी भू राजनीतिक धरातल पर यह एक क्षेत्र है। फिर तीसरा है सामान्यतः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। इस क्षेत्र में कभी कभी अफगानिस्तान एवं म्यांमार को भी सम्मिलित किया जाता है। फिर अगला है इसके उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से दक्षिण एशिया एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। तो ये रहा आप लोगों का दक्षिण एशिया क्षेत्र की विशेषताओं का पॉइंट। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आप लोग अपने शब्दों में भी अच्छे से इसको बता सकते हो, लिख सकते हो।
और इसमें लास्ट है पांचवा, दक्षिण एशिया क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदारी है। फिर इसी का अथवा देख लेते हैं बच्चों। दक्षिण एशिया के विकास में सार्क देशों के योगदान को समझाने के लिए बोल रहे हैं। जो दक्षिण एशिया है उसके विकास में जो सार्क देश है उसका योगदान क्या क्या है उनको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जनसंख्या दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। इनकी जो संख्या है 22% है। इसके सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है वो जो है शामिल है। फिर इसमें अनेक संघर्षों के बावजूद दक्षिण एशिया के देश आपस में दोस्ताना रिश्ते तथा सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्थानों की दृष्टि से संसाधन और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है, इसलिए विकास की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही यह क्षेत्र गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद और राजनीतिक अशांति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जो दक्षिण एशिया के विकास में जो सार्क देश संगठन किए हैं, मतलब जो सहयोग किए हैं, वो जो है गरीबी, बेरोजगारी, आतंकवाद और राजनीतिक अशांति के लिए विश्व प्रसिद्ध बोल रहे हैं। फिर इसमें जो है वो जो सार्क जो संगठन है 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। आज वैश्वीकरण के दौर में क्षेत्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई है, राष्ट्रों की परस्पर निर्भरता बढ़ गई है। ऐसे में अगर सार्क देश अपने प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक मदद करे तो गरीबी और निरक्षरता को आसानी से कम किया जा सकता है। साप्टा के अंतर्गत मुक्त व्यापार बढ़ाने से हर देश को फायदा होगा। आज दक्षिण एशिया के दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी खत्म न होने वाले झगड़ों और हिंसा की कहानी जान पड़ते हैं। फिर भी तनाव को कम करने तथा शांति बहाली के लगातार प्रयास होने चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक विकास तभी होगा जब वैश्वीकरण और क्षेत्रीय मदद इसमें शामिल होगी। तो ये रहा आप लोगों का जो दक्षिण एशिया विकास में सार्क देश के जो योगदान है वो। फिर इसमें अगला है आतंकवाद के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। तो इसका पहला है शोषण और अन्याय का प्रवृत्तियां। फिर सेकंड है शासन वर्ग की कथनी और करनी में भेद। फिर थर्ड है कानून और न्याय व्यवस्था में कमियां। फोर्थ है बेरोजगारी। 5 है अवैध शस्त्र निर्माण। 6 है आतंकवादी तत्वों को प्रश्रय। ये रहा आतंकवाद के मूल कारण। आप लोगों को इसको ऐसे ही नहीं लिखना है पॉइंट में, आप लोग इसको अच्छे से समझा के लिखना। फिर इसी में आप लोगों का नहीं, इसी में है आप लोगों का और एट है सरकारों की उपेक्षा नीति। फिर अगला है विशेष पहचान के लिए पृथक राज्य की मांग। फिर आर्थिक क्षेत्र में संतुलित विकास का अभाव, आतंकवादियों की विदेशी सहायता। ये है आप लोगों का जो मूलभूत है, वो आतंकवाद के मूलभूत के कारण है। तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। फिर इसमें इसी का ब देख लेते हैं। आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। कानूनी और न्याय व्यवस्था में सुधार। दूसरा, पुलिस और सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया जाता है। तीसरा है आम सहमति अपनाया जाता है। फिर अगला, राजनीतिक स्तर पर कार्य किया जाता है। आर्थिक सामाजिक न्याय करना, सहयोगी संघवाद करना, आतंकवाद के सम्मुख समर्पण न करना, आतंकवादी तत्व को प्रश्रय न देना और शासन और जनता के बीच व्यापक सहयोग
अगला राष्ट्र कठोर अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये है आतंकवाद को नियंत्रित करने के उपाय। तो इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। 5 नंबर वाला है, इसका अथवा है वो देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और महत्व के आधार को बताने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका पहला पॉइंट है अंतरराष्ट्रीय तनाव और भय में कमी, देशवाद और साम्राज्यवाद का अंत करना। तीसरा है पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना। चौथा है युद्धों से बचाव करना। फिर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व। फिर निशस्त्रीकरण नैतिकता से अनुकूल, मानवता की रक्षा करना, आर्थिक विकास में सहायता करना। ये निशस्त्रीकरण की आवश्यकता के महत्व है। इनको आप लोग अच्छे से कर लेना। फिर इसी में इसका अथवा का ब देख लेते हैं। निशस्त्रीकरण के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं उनको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका पहला वो देख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी ना होना, ये सबसे बड़ा बाधा है। फिर सेकंड है अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की चुनौती, ये भी है। फिर आर्थिक लाभार्जन संबंधी दबाव पड़ना। फिर प्राथमिकता का प्रश्न, राष्ट्रवाद और प्रभुसत्ता की भावना। फिर राष्ट्रों में परस्पर अविश्वास व सुरक्षा का भय होना। फिर छोटे राष्ट्रों में निशस्त्रीकरण के प्रति उदासीनता। फिर निशस्त्रीकरण की सीमा के अनुपात का प्रश्न, ये है निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली बाधाएं। फिर इसमें जो है वो अगला देख लेते हैं। 15 का है। इसमें जो है मानचित्र बोल रहे हैं, मानचित्र इसमें है। तो इसका जो मानचित्र है इसका उत्तर प्रश्न जो है वो देख लेते हैं। दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? उसमें सबसे पहला तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? फिर दूसरा है, इसका उत्तर है वो है दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा झंडा 15 अगस्त 1947 को फैलाया गया था। ये है वो पहला का उत्तर है। फिर दूसरा है कहाँ पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो लाल किले के प्राचीन में स्वतंत्र भारत तिरंगा फहराया गया था, ये उत्तर है। फिर तीसरा है तिरंगा झंडा के सामने खड़े व्यक्ति कौन है? जो तिरंगा झंडा है वो खड़े व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये सबसे पहले तिरंगा झंडा को फहराए। फिर अगला, आजादी के बाद भारत को एकता के सूत्र में बांधना क्यों कठिन था? भारत को एकता के सूत्र में बांधना इसलिए कठिन था क्योंकि आजादी के साथ साथ देश का विभाजन हुआ। दो कौम आधार पर विभाजन से उपजी हिंसा व त्रासदी से निपटना। साथ ही यहाँ बहुभाषी, बहुधर्मी तथा बहुसंस्कृति के लोग निवास करते थे। तो ये जो लाल किला के जो चित्र है उनका जो प्रश्न का उत्तर है इसको आप लोग देख लेना। शायद आप लोगों का जो चित्र पर आधारित जो प्रश्न है वो आ सकता है। फिर इसमें ये लास्ट देख लेते हैं, केवल दृष्टिबाधित के लिए है, इसको छोड़ो। फिर अगला देख लेते हैं वो का सेकंड पेपर सेट। तो इसमें जो पहला है वो आप लोगों को बता दी हूँ। तो इसमें सेकंड पेपर सेट को देख लेते, पेपर सेट सेकंड को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला आप लोगों का है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आप लोगों को पहले में बताई थी। तो इसमें पहला है BRICS में कौन से देश शामिल हैं? तो इसका जो उत्तर है वो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ये है इसमें देश शामिल है। फिर सेकेंड है सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो जो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है वो है, दूसरा का है खतरे से आजादी। इसका जो उत्तर है खतरे से आजादी। फिर तीसरा है भारत का विभाजन किनके बीच समझौते का परिणाम है? तो इसका उत्तर है द कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार। फिर अगला है आया राम गया राम का जुल्मा किस नेता से जुड़ा है? फिर इसमें इसका उत्तर है वो गया लाल का है। फिर 25 जून 1975 के दिन सरकार ने आपातकाल की घोषणा किन कारणों से की है? तो इसका उत्तर जो है वो देश में अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका के कारण की गई है।
तो ये है आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फिर सेकंड है इसमें का खंड ब, अति लघु उत्तरीय वाला जो एक शब्द में उत्तर देते हैं वो वाला। तो इसमें पहला है वो देख लेते हैं, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य कौन था? तो इसका उत्तर है लिथुआनिया, ये है इसका उत्तर। फिर दूसरा है सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है? तो इसका उत्तर है भारत तथा पाकिस्तान। तीसरा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। फिर कौन से चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है? उत्तर है 1967 में चुनावों में कांग्रेस को केंद्र एवं राज्य स्तर पर हुई गहरी हानि को कई चुनाव विश्लेषकों ने कांग्रेस के लिए इसे राजनीतिक भूकंप माना है। फिर लास्ट, ओबीसी का शब्द विस्तार क्या है? इसका उत्तर है अदर बैकवर्ड क्लासेस अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें आसियान का पूरा नाम व देश की संख्या लिखिए। लिखने के लिए बोले तो आसियान का अर्थात आसियान का पूरा नाम है आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका पूरा नाम है, इनकी जो देश की संख्या है वो 10 है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेना। फिर अगला है इसमें तीसरा, एलपीजी की नीति क्या है? तो इसका उत्तर है यह अंग्रेजी भाषा के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन शब्दों से मिलकर बना है। इसमें आर्थिक सुधार के लिए देश की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का समावेश किया गया है। जो इसका जो आर्थिक सुधार के लिए जो नीति अपनाई गई है, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण का समावेश किया गया है, ये है इसकी नीति। फिर अगला, वैश्वीकरण की उत्पत्ति के क्या कारण है बताइए? तो पहला है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति करना, दूसरा है टेलीफोन, तीसरा है टेलीग्राफ का आविष्कार करना, चौथा है मुद्रक तकनीक छपाई का आविष्कार करना। फिर अगला है इसमें पांचवा, केरल की योजना किस प्रकार विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित थी? तो उत्तर है केरल की योजना विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित थी, क्योंकि लोग स्वैच्छिक नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास गतिविधियों में सीधे शामिल थे। अधिकारियों ने पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजना बनाने में लोगों को शामिल करने की पहल की है। तो ये है नियोजन पर आधारित। फिर अगला, गरीबी हटाओ का क्या अर्थ है अथवा गरीबी हटाओ का नारा क्या है? तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा 1971 के 5वें लोकसभा चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। श्रीमती गांधी जी ने गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत गरीबों के निरंतर विकास की बात की है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1970-71 से नीति एवं कार्यक्रम बनाए जाने लगे तथा इस कार्यक्रम पर अधिक से अधिक धन खर्च किया गया। इससे मतदाताओं को यह आभास हुआ कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में गरीबों की गरीबी को दूर करना चाहती है, अतः उन्होंने बाकी सभी दलों को हराते हुए श्रीमती गांधी एवं उनके दल को विजयी बनाया। ये रहा गरीबी हटाओ का अर्थ, यानी कि जो इंदिरा गांधी जो है वो गरीबों को गरीबी हटाने के लिए उनके लिए बहुत कुछ की। इस नीति को ही गरीबी हटाओ कहते हैं। फिर इसमें अगला है वो देख लेते हैं। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में देश में आए कोई 2 बड़े परिवर्तन को लिखने के लिए बोल रहे हैं। जो 1980 के हैं अंतिम दशक, उसके जो बाद में आए देश हैं उसके जो परिवर्तन है उनको लिखने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें पहला है 1989 के चुनावों में कांग्रेस का पराजय का मुंह देखना पड़ा। फिर सेकेंड, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा की नई सरकार बनी। ये परिवर्तन देखने को मिला। 3 नंबर वाला क्वेश्चन, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर क्या असर होता है? इसका उत्तर, भौगोलिक निकटता का क्षेत्रीय संगठनों के गठन पर सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि भौगोलिक निकटता के कारण
उस क्षेत्र के देशों की कई समस्याएं जैसे धर्म, रीति रिवाज तथा भाषाएं समान होती हैं, जिसके कारण एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण में मदद मिलती है। क्षेत्रीय संगठनों से संबंधित देशों में परस्पर सहयोग एवं संगठन की भावना पैदा होती है। क्षेत्रीय संगठनों के कारण संबंधित देशों में शत्रुता एवं युद्ध की भावना न होकर बंधुत्व एवं शांति की भावना पैदा होती है। इस कारण जो भौगोलिक है वो निकटता क्षेत्रीय संगठनों के असर पर प्रभाव पड़ती है। फिर अगला इसका देख लेते हैं। अगला है, जब पर्यावरण को दूषित करे वही उसका भुगतान भी करे। किन्हीं तर्क के साथ कथन का समर्थन कीजिए। उत्तर है वो देख लेते हैं। जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है वही उसका सफाई भुगतान भी करता है। यह एक मूलभूत पर्यावरण नीति है। पहला है उत्तरदायी। यह प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जिम्मेदार ठहराता है। सेकंड, तार्किक और न्याय संगत। यह सिद्धांत पूरी तरह तार्किक और न्याय संगत है। नैतिक और पर्यावरणीय न्याय। समाज और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले को भरपाई भी करनी चाहिए। फिर अगला, विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के कोई 3 कारण लिखिए। तो इसका पहला है विकासशील देशों में वनों की तीव्र कटाई। दूसरा है जैव विविधता को खतरा। तीसरा, कंपनियों द्वारा संसाधनों का स्वार्थपूर्ण दोहन होना। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का दुष्परिणाम होना। ये विश्व में उभरे पर्यावरण आंदोलन के कारण है। फिर अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? भीमराव जो अंबेडकर हैं जाति विरोधी आंदोलन के नेता थे। इनके बारे में आप लोगों को तो पता ही है। ये अछूत के पैगामर भी थे। तो इनके बारे में आप लोग क्या जानते हैं उनको लिखना है। आप लोग अपनी भाषा में भी इनके बारे में अच्छे से लिख सकते हैं ताकि आप लोगों का जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा। आप लोग अच्छे से बेहतर आप लोग इसका आंसर बनाने की कोशिश करना। फिर इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। इन्होंने सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को न्याय दिलाने का कार्य किया। इन्हें संविधान सभा को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ये नेहरू मंत्रिमंडल के मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति जताते हुए सन 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने सन 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के बौद्ध धर्म को अपनाया है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतंत्र को रोकने की कोशिश की जा रही थी तथा लोगों की सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। विपक्षी दल सेना, पुलिस कर्मचारियों तथा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं। इसलिए सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। ठीक। फिर अगला है, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम लिखने के लिए बोल रहे हैं। 5 नंबर वाला है ये। इन 4 बोल रहे हैं, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। इसमें पहला है असमानता में वृद्धि। असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण अमीर और गरीबों के बीच असमानता और अधिक हो गई है। पुराना व्यापारिक ढांचा तो नष्ट हो गया परंतु कोई वैकल्पिक ढांचा नहीं दिया गया। देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों को बर्बादी का सामना करना पड़ रहा है। असमानता में वृद्धि का ये प्रमुख परिणाम है। फिर सेकेंड है आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। जो आर्थिक परिवर्तन है उस पर जोर दिया गया है लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। संविधान निर्माण का सही न होना साम्यवाद में पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका साबित नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक सरकार बनी है पाकिस्तान में। इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और नवाज शरीफों की मुस्लिम लीग। आपसी होड़ में
इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। फिर 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ से फिर देश के अंदर मुशर्रफ विरोधी वातावरण बनने तथा अमेरिकी दफा से मुशर्रफ को जल्दी से राष्ट्रपति पद को छोड़ना पड़ा और चुनाव करवाए गए। इन चुनावों से हर बार फिर लोकतंत्र की पहली बहाली हुई तथा आजकल वहां एक गैर सैनिक लोकतांत्रिक सरकार काम चल रही है, पर सैन्य शासन उसे जब तक धमकाता रहता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैन्यतंत्र भारी रहा है। फिर इसमें अथवा देख लेते हैं। भारत एवं नेपाल के मध्य कौन कौन से मनमुटाव के मुद्दे हैं, उसको वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका पहला है, नेपाल की चीन के साथ मित्रता को लेकर भारत ने समय समय पर अपनी अप्रसन्नता जो है वो प्रकट की है। फिर सेकेंड, नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक कदम नहीं उठाई है, इससे भी भारत अप्रसन्न हुआ है। फिर तीसरा, भारत की सुरक्षा एजेंसियां नेपाल में चल रही माओवादी आंदोलन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझती है, क्योंकि भारत में बिहार से लेकर आंध्र प्रदेश तक विभिन्न राज्यों में नक्सलवादी समूह का उदय हुआ है। फिर नेपाल के लोगों का यह सोचना है कि भारत की सरकार जो है नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है और उसके नदी का जो जल है उन्हें पन बिजली पर आंख गड़ाए हुए हैं। फिर अगला, चारों तरफ स्थल भाग से घिरे हुए नेपाल को यह लगता है कि भारत उसको अपने भू क्षेत्रों से होकर समुद्र तक पहुंचने से रोकता है। इसको आप लोग देख लेना, अच्छे से कर लेना। ये सब छोटा छोटा पॉइंट में है, लेकिन आप लोग इसको अपने मन से पॉइंट को तो अच्छे से देना, लेकिन जो उसके जो अंदर का जो हेडिंग रहेगा, हेडिंग को तो अच्छे से देना, लेकिन जो उनके अंदर जो है उनको आप लोग अच्छे से विस्तार से लिखना, ताकि आप लोग का जो मार्क्स है वो नहीं घटे। फिर इसके अगला देख लेते हैं, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम रखता है। तो इसका उत्तर है ये 5 नंबर वाला है, देख लो बच्चों। तो शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कोई भी एक पक्ष या राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अन्य राज्यों पर हावी हो जाए या दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के 2 पड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, वही स्थिति विभिन्न राज्यों के बीच होती है। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वह अन्य देशों के लिए संकट और चिंता का विषय बन सकता है। शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। तो इसके क्वाड के अनुसार देखते हैं, शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधी को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। इस प्रकार यह एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। इसका जो शक्ति संतुलन को कायम रखने का उपाय है वो देख लेते हैं। पहला है, शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि होते रहनी चाहिए। फिर शक्ति संतुलन के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत होनी चाहिए, तभी जो शक्ति है वो संतुलन कायम रह पाएगा। फिर शत्रु देश के शक्ति को कम करने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए, जैसे शत्रु देश के मित्र देशों की संख्या कम करना। फिर इसमें अगला, शस्त्रीकरण भी शक्ति संतुलन का एक माध्यम है। शक्ति संतुलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बना हुआ था, जिससे जैसे अमेरिका व सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली विरोधी देश थे। यदि शक्ति संतुलन न होता तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। यह संतुलन 1945 से 1990 तक बना रहता।
फिर इसमें इसकी का अथवा देख लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा को स्पष्ट कीजिए। आंतरिक सुरक्षा की अपेक्षा बाहरी सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर देख लेते हैं। पारंपरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह मुख्य रूप से अच्छी अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था, आंतरिक शांति आदि पर निर्भर करती है, परंतु आंतरिक सुरक्षा की तुलना में बाहरी सुरक्षा को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यवहारिक रूप में आंतरिक सुरक्षा बाहरी सुरक्षा का आधार है। इसके मजबूत हुए बिना बाहरी सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती। जब भी किसी देश की आंतरिक सुरक्षा कमजोर पड़ती है, वहाँ गृह युद्ध, आंतरिक कलह आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में पड़ोसी देश इसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं और आक्रमण कर देते हैं। आंतरिक सुरक्षा की अपेक्षा बाहरी सुरक्षा निम्नलिखित कारणों से महत्व मिला है। युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ आंतरिक रूप से एकीकृत एवं शांति संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरे हैं। फिर सेकंड, पश्चिम के अधिकतर देशों के सामने अपनी सीमा के अंदर बसे वर्गों, समूहों अथवा समुदायों की ओर से कोई चुनौतियां नहीं थी। सभी राष्ट्रवाद के व्यापक सूत्र से जुड़े हुए थे। फिर तीसरा, शीत युद्ध के दौरान में अमेरिका के नेतृत्व से में बना पश्चिमी गठबंधन सोवियत संघ के साम्यवादी गुट से ईर्ष्या करता था। दोनों गुटों के मध्य सैन्य प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इस कारण विभिन्न देशों ने सीमा पार के खतरों पर विशेष ध्यान दिया। फिर यूरोप के शक्तिशाली देश उपनिवेशों की जनता के खून खराबे से परेशान थे। ये लोग किसी भी हालत में स्वतंत्र होना चाहते थे। सन 1950 के दशक फ्रांस को वियतनाम में तथा 1960 के दशक में ब्रिटेन को कीनिया में ऐसे ही संघर्षों का सामना करना पड़ा था। फिर अगला आप लोगों का मानचित्र है वो देख लेते हैं। मानचित्र में निम्न को दर्शाना है। पहला है चुनागढ़, मणिपुर, मैसूर, ग्वालियर, कश्मीर और हैदराबाद। इन सबको आप लोगों को इस मानचित्र में दर्शाना है। फिर इसमें अथवा में भी देख लेते हैं। इसमें है भारत के राजनीतिक मानचित्र को निम्न राज्यों में अंकित करना है। पहला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। इन सबको आप लोगों को दर्शाना है। तो बच्चों अगला आप लोगों का देख लेते हैं तीसरा सेट। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों का देख लेते हैं सही विकल्प। इसमें सबसे पहला है आप लोगों का क्वेश्चन, सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे? तो इसका जो कारण है वो कौन कौन से? राजनीतिक व आर्थिक संस्थाओं का कमजोर होना, दूसरा अर्थव्यवस्था का सालों तक गतिरोध होना, तीसरा है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना और चौथा है उपरोक्त सभी। पहला का जो उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है दूसरा, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जो देश है वो, तो इसमें पहला है उसको देख लेते हैं, भारत, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा श्रीलंका। तो जो इसका आंसर है वो है चीन, यह इसका उत्तर। फिर तीसरा है स्वतंत्र भारत में बने पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका जो आंसर है बच्चों वो सीधा सीधा आप लोगों को देती हूँ, इसका आंसर है रफी अहमद किदवई ने। फिर अगला देख लेते हैं, 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर भी बता देती हूँ आप लोगों को सीधा, राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर असहमति दिखाई, ये है इसका उत्तर। फिर अगला है राजनीति में गठबंधन का युग कब शुरू हुआ था? तो इसका उत्तर है सन 1989 में। हैं वेरी शॉर्ट वाले आंसर में। तो इसमें सबसे पहला यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर भी लिखा है, देख लो बच्चों, 1993 में। फिर सेकंड है शक्ति संतुलन क्या है? तो इसका उत्तर है शक्ति संतुलन में दो देशों या समूहों के पास बराबर शक्ति होती है, जिससे वे एक दूसरे पर आक्रमण करने से कतराते हैं, क्योंकि युद्ध का अर्थ ही है विनाश, तबाही। ये तो बात सही है, इसका उत्तर आप लोगों को देख लेना। फिर इसी में अगला आप लोगों का देख लेते हैं तीसरा,
आजादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती क्या थी? तो इसका उत्तर है वो देख लेंगे। आजादी के बाद भारत के सामने पहली चुनौती देश को एकता के सूत्र में बांधने की थी। यानी कि जो आजादी के बाद के जो भारत देश है उसमें सबसे पहला जो चुनौती था वो एकता के सूत्र में बांधने की थी। फिर अगला है, भारतीय राजनीति में आया राम गया राम से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कहावत है, आया राम गया राम सांसदों द्वारा अपनी पार्टी को बार बार बदलना कहलाता है, जिसका दुरुपयोग हरियाणा के सांसद गया लाल ने सन 1967 में किया था। ठीक है, फिर इसमें अगला लास्ट देख लेते हैं, पांचवा, नवनिर्माण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका उत्तर है वो देख लेंगे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। ये रहा आप लोगों का 1 नंबर वाला, मतलब एक उत्तर में देने वाला प्रश्न। आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि मॉडल पेपर से ही आप लोगों का अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग इसकी, ये मार्केट में आ गई है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो, या फिर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो निचोड़ है उसमें डल जाएगा इसका पीडीएफ। तो आप लोगों को इसका पीडीएफ है वो आसानी से मिल जाएगा। इससे पहले आप लोगों को इसको बाय करना है। फिर इसी में आप लोगों का देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला देखते हैं, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, आसियान शैली से अभिप्राय आसियान देशों के अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बनाए रखना है। ठीक है, फिर तीसरा देख लेते हैं, वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर वो भी देख लेते हैं। राजनीतिक पक्ष पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन 3 आधारों पर किया जा सकता है। पहला है, यह है कि वैश्वीकरण के कारण अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुए हैं। ये पहला कारण है। फिर दूसरा है, कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद भी राज्यों की शक्तियां कम नहीं हुई हैं। ये दूसरा है। फिर राज्य अपनी इच्छानुसार कार्य को करने या न करने का निर्णय लेते हैं। ये रहा आप लोगों का दूसरा। फिर ये तीसरा, यह कि आधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक एवं सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए हैं। ये रहा राजनीतिक वैश्वीकरण के प्रभाव। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। फिर अगला देखते हैं, इसमें योजना आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। तो इसका उत्तर वो आप लोग अच्छे से अपने हिसाब से बना लेना। इसका पॉइंट बस अच्छे से देना, उसके बाद आप लोग इसके पॉइंट के अनुसार इसके अंदर में जो भी लिखोगे आप लोग का जो नंबर है वो नहीं कटेगा। तो इसमें देख लेते हैं, पहला क्या है, विकास की योजना बनाना तथा प्राथमिकता निश्चित करना। ये आप लोगों का पहला कारण है। दूसरा मतलब कार्य है, कारण नहीं है, कार्य है। आप लोग पॉइंट हिसाब से लिख लेना अपना अपना, जिससे आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं कटेगा। फिर सेकंड है, देश के संसाधनों व पूंजी का अनुमान लगाना तथा बाधक तत्वों का पता लगाना है। फिर तीसरा है, देश की योजना व प्रगति का मूल्यांकन करना है। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों का अगला देख लेते हैं पांचवा, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? तो इसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, आप लोगों को इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा जूम करके आप लोगों को बता रही हूँ, देख लेना थोड़ा अच्छे से। इसका उत्तर देख लेते हैं, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का बहुत योगदान है। सन 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी की क्रांति ने विश्व को एक छोटा गांव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा इंटरनेट जैसे संचार के साधनों ने विश्व को जोड़ने की मुख्य योगदान दिया है। फिर प्रौद्योगिकी के कारण को ही विश्व के अनेक भागों में विचार, पूंजी एवं वस्तुओं की आवाजाही आसान हुई है। अतः कहा जाता है कि वैश्वीकरण में
प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा है तो इसलिए आप लोगों को इसका जो पीडीएफ वो हमारे ऐप से मिल जाएगा, तो आप लोग पीडीएफ से देख लेना। मैं आप लोगों का जो अगला है वो बता रही हूँ, क्योंकि इसमें साफ साफ नजर नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी भी तो बताऊंगी भी तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो आप लोग इसमें से ही आगे का देख लेना, जो 11 है ये वाला, इसमें से देख लेना। इसको आप लोगों को बता देती हूँ, फिर आप लोग पीडीएफ से उसको अच्छे से देख लेना। ये 11 वाला बता रही हूँ, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियां को लिखिए बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं। इसका उत्तर में पहला है चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करना। फिर सेकंड मतदाता सूची बनाना है। फिर थर्ड है मतदान के तरीके तय करना आदि। फिर उक्त कार्य चुनाव आयोग द्वारा बड़ी ही सूझबूझ के संपन्न किया गया है। ये रहा आप लोगों का, जो आप लोग इसमें जो चुनाव आयोग की चुनौतियां होती हैं वो रहा, ये रहा आप लोगों का पॉइंट। फिर नेक्स्ट है इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल को जरूरी ठहराते हुए क्या कारण बताए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वो देख लेते हैं। विपक्षी दलों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठप करने की कोशिश की है। जो विपक्ष दल है वो उन्होंने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बंद करने की कोशिश की है। फिर दूसरा है विपक्षी दलों ने सेना और पुलिस को लोकतंत्रीय सरकार विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया है। जो विरोधी दल है उन्होंने पुलिस को विरोध करने के लिए उकसाया है। फिर तीसरा है पूंजीवादी ताकतों का सरकार के विरुद्ध होना, जिससे संपूर्ण समाज के अधिकार खतरे में पड़ सकते थे। ठीक है, ये रहा आप लोगों का इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल में जरूरी ठहराते हुए क्या कारण बताए थे, ये रहा आप लोगों का जो कारण है वो। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। इसमें ए है निम्नलिखित कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखी है। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। फिर इसका उत्तर है वो देख लेते हैं, क्यों ध्यान देना चाहिए। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उनकी ओर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसका उत्तर वो है देख लेते हैं। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भी भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत को अपने परंपरागत एवं विश्वसनीय मित्र रूस से सदैव अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए, क्योंकि रूस सदैव भारत की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है। परंतु अमेरिका के विषय में यह बात पूर्ण रूप से नहीं कही जा सकती कि वह आगे चलकर भी भारत का साथ देगा। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार संबंध बनाए तथा रूस के साथ पहले की तरह ही अच्छे संबंध बनाए रखे। फिर सेकंड है बी, भारत के रूस सहित उत्तर साम्यवादी देशों के साथ संबंध लिखने के लिए बोले। फिर इसका उत्तर है वो देख लेते हैं। उत्तर, भारत ने सोवियत संघ के विघटन के बाद भी सभी उत्तर साम्यवादी देशों के साथ अच्छे संबंध रखे, विशेषकर रूस के साथ, क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो चुका था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सभी गणराज्य स्वतंत्र हो चुके थे। इसलिए सभी गणराज्यों के साथ भारत के मैत्री संबंध बने रहे। सन 1993 में जो रूस है, रूस के राष्ट्रपति येल्त्सिन ने भारत की यात्रा की। कितने में? 1993 में जो रूस के राष्ट्रपति थे येल्त्सिन ने, उन्होंने भारत की यात्रा की। 1 जुलाई सन 1994 को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की 4 दिवसीय यात्रा की। इस यात्रा प्रतिरक्षा, राजनीति और व्यापारिक संबंधों की बाधाएं दूर हुई। वर्ष 2007 में भी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की यात्रा की तथा विभिन्न व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अभी तक कई बार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों तथा राष्ट्रपतियों ने यात्रा की। भारत ने तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा
किर्गिस्तान से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा कूटनीतिज्ञ सहयोग के लिए विशेष ढांचे का निर्माण किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत ने केवल रूस के साथ ही नहीं अपितु उत्तर साम्यवादी देशों या पूर्व सोवियत संघ के साथ अपने गणराज्यों साथ अपने अच्छे राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक संबंध कायम किए हैं। पूर्व सोवियत गणराज्यों के अलावा मध्य पूर्व साम्यवादी देशों तथा यूरोपीय तथा एशियाई साम्यवादी देशों के साथ भी अच्छे संबंध कायम किए हैं। तो इसका जो अथवा है वो देख लेते हैं। अथवा में क्या है, देखो बच्चों, अथवा में है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। जो सोवियत संघ है उसके जो विघटन है उसके कारण लिखने के लिए, इसमें तो थोड़ा थोड़ा हेडिंग बस है, तो आप लोग अच्छे से हेडिंग देना, उसके बाद उसको 2-3 पॉइंट आप लोग लिखना। इससे आप लोगों का जो नंबर है वो नहीं कटेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, जो अच्छे से पॉइंट लिखते हैं हेडिंग डाल के और उसके बारे में 2-4 लाइन लिख देते हैं ना, तो उनको जो नंबर है वो नहीं कटता, क्योंकि हेडिंग देख के ही आप लोगों को नंबर देती है। तो आप लोग अच्छे से इसको कर लेना। अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने नागरिकों में असंतोष भर दिया। फिर सेकंड है सोवियत संघ लोग गोर्बाचेव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। फिर तीसरा है सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे। आप लोग इसको अच्छे से हेडिंग देना। अगर ये बोल रहे सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे, तो आप लोग इसका हेडिंग अच्छे से देना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवाद ऐसे करके। फिर आप लोग उसके बारे में 2-4 लाइन लिख सकते हो, ताकि आप लोगों का जो नंबर है वो अच्छे से मिलेगा। फिर अगला है वो देख लेते हैं। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया है। यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। फिर लास्ट बोल रही हूँ। पांचवा है सोवियत संघ के राज्यों में संप्रभुता की इच्छा, राष्ट्रवाद और भावनाएं उभरने लगी, इसलिए वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। फिर अगला है 1989 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप से सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। ये रहा आप लोगों का जो सोवियत संघ के विघटन के कारण है, आप लोगों को लिखना है। फिर अगला आप लोगों का देख लेते हैं 14। नीचे दिए गए कार्टून को ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए तथा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए बोलिए। जो कार्टून है बच्चों, इसका जो ये जो कार्टून वो दिख रहा है, इसका जो उत्तर है वो आप लोगों को देखना है, प्रश्न के हिसाब से आप लोगों को देना है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए कार्टून का संबंध किस देश से है? तो इसका उत्तर वो है श्रीलंका से। फिर सेकंड, LTTE का विस्तृत रूप लिखिए। तो LTT का विस्तृत रूप है LTT लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ये है आप इसका विस्तृत पूर्ण नाम। फिर तीसरा है LTTE की मुख्य मांग क्या थी? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं। लिट्टे की मुख्य मांग थी कि श्रीलंका तमिलों के लिए अलग देश का निर्माण किया जाए। फिर चौथा देख लेते हैं, राजपक्षे कौन सा राजनीतिक कार्य करने का प्रयास कर रहा है? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं, राजपक्षे दोनों पक्षों को फिर से आपस में बातचीत करने के लिए राजी कर रहे हैं। श्रीलंका का भविष्य इन्हीं वार्ताओं पर निर्भर है। फिर अगला है, शेर के रूप में किस कट्टरपंथी को दिखाया गया है? तो इसका उत्तर है, शेर के रूप में सिंहली कट्टरपंथी को दिखाया गया है। फिर इसी का अथवा है वो देख लेते हैं, दक्षिण एशिया को राजनीतिक मानचित्र में सार्क के सदस्य देशों को ABCDE के रूप में प्रदर्शित किया है।
उन देशों की पहचान कर नाम लिखिए। तो इसका जो मानचित्र है वो देख लो। इसमें ए, ये रहा ए, फिर बी, ये सब आप लोगों को ये जो लिखाया है ये भारत का देश, इन देशों को इसमें आप लोगों को नाम लिखना है, ऐसा आप लोगों को करना है। फिर अगला देख लेते हैं। ये केवल दृष्टिबाधित के लिए है, तो आप लोग इसको नहीं बता रही हूँ, इसको किसी भी सेट में नहीं बताई हूँ। तो आप लोग इसको पीडीएफ में आप लोगों को इसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप लोगों को सीधा सेट बाय सेट बता रही हूँ। ये दृष्टिबाधित जो अपाहिज है उनके लिए है, तो इसको नहीं बता रही हूँ। आप लोगों को अगला, आप लोगों का जो अगला है वो बता रही हूँ। जो आप लोगों का अगला सेट है, लास्ट सेट है, चौथा। 4 सेट मिलेंगे आप लोगों को इस वीडियो में, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है वो भी बचेगा एक ही वीडियो में, और जो लिंक है वो आप लोगों को हमारे पीडीएफ से मिल जाएगा। तो आप लोगों का जो ये चौथा पेपर सेट है वो बता रही हूँ, ये आप लोगों का लास्ट है। तो इसमें भी सही विकल्प आता है भाई, इसको आप लोग भी अच्छे से कर लेना। विकल्प वो देख लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो इसका जो उत्तर है वो द है, यूरोपीय संघ की स्थापना करना। फिर इसका उत्तर बस बता रही हूँ क्योंकि टाइम का भी बचत होगा इससे। फिर दूसरा है, विभेदों के बावजूद भारत और नेपाल किन मसलों पर एक साथ है? तो इसका जो उत्तर है वो उपरोक्त सभी, बिजली उत्पादन पर, वैज्ञानिक सहयोग पर और साझे प्राकृतिक संसाधनों पर। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। फिर तीसरा है, सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो जो सीमांत गांधी के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है तो इसका उत्तर है बच्चों, इसमें ना 3 ए बी ऐसा लिखा है इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो इसका जो उत्तर है वो है ब, खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर नेक्स्ट इसी का तीसरा में का बी है, भारत में भाषाई आधार पर पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो उत्तर है वो आंध्र प्रदेश था। फिर अगला देख लेते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जो चौथा का है वो है आंसर इसका ब, लाल बहादुर शास्त्री ने। फिर अगला है, भाजपा किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो इसका पांचवा का ब है, एनडीए का। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों का सही विकल्प वाला। फिर इसमें अगला देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय। फिर इसमें सबसे पहला देखते हैं, कृषि उद्योगों को निजी कंपनियों से में बेचने को क्या कहा गया है? यानी कि जो रूसी उद्योग है उसमें जो निजी कंपनी है उसमें बेचने को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है, इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल कहा गया है। ठीक है, फिर इसका सेकंड देख लेते हैं, भारत ने द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया है? तो 1998 में किया है। ठीक, इसमें ए बी दोनों है, तो बी का देख लेते हैं। इसका ए का है वो, अब बी का देख लेते हैं। प्रति वर्ष मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ठीक है, फिर अगला है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 1950 में। फिर नेक्स्ट, प्रिवी पर्स किनसे संबंधित था? तो उत्तर जो है वो देखते हैं, देसी रियासत के राजाओं से है। तो फिर पांचवा का, इसमें ए बी दोनों है, तो ए बी का भी देख लेंगे। पांचवा का ए है, सन 1974 में बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो संपूर्ण क्रांति था। फिर बी, किस मुकदमे में संविधान के मूलभूत ढांचे की धारणा का जन्म हुआ? तो उसका उत्तर केशवानंद भारतीय मुकदमा से है। ठीक है, फिर इसमें लघु उत्तरीय देख लेते हैं। लघु उत्तरीय आप लोगों को अच्छे से जूम करके दिखा रही हूँ, ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से ऐसे में। तो लघु उत्तरीय वो देख लेते हैं, आसियान में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए करके बोल रहे हैं। तो इसका उत्तर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का गठन सन 1967 में हुआ। इसके 5 संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड है, फिलीपींस और सिंगापुर है। ये जो है 5 देश इसके जो एशियाई संघ का गठन किया है। बाद में
वर्षों में ब्रुनेई, दारुइस्लाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी इसके सदस्य बने। इस प्रकार वर्तमान में इसके 10 सदस्य हुए, यानी कि टोटल जो है वो 10 सदस्य हैं। ठीक है, फिर इसमें सेकंड देख लेते हैं। सेकंड यानी कि इसी का है बी, वो देख लेते हैं। यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है? तो इसका उत्तर है यूरोपीय संघ का झंडा सोने के रूप में सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहां पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना गया है। ठीक, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन कौन से सम्मिलित है? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। वर्ल्ड सोशल फोरम में मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवाद, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता सम्मिलित है। ये कौन कौन से सम्मिलित है बोले तो ये सब सम्मिलित है। जो पर्यावरणवादी है वो है, फिर मजदूर है, युवा है, महिला है और कार्यकर्ता, ये सब इसमें सम्मिलित है। किसमें? वर्ल्ड सोशल फोरम में। ठीक है, फिर अगला, विदेशी व्यापार विश्व के बाजारों को कैसे जोड़ता है? तो इसका उत्तर है विदेश व्यापार के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार संपन्न करती हैं। इससे एक देश द्वारा निर्मित माल विदेश के बाजार में पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। फलस्वरूप विदेशी व्यापार के कारण विश्व के बाजार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर इसी का चौथा का बी देख लेते हैं। इसमें है वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी, वो बोल रहे थे। इनकी जो वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं उनको लिख लेना आप लोग अच्छे से। तो इसमें पहला है, इसमें भी आप लोग हेडिंग डाल के ही लिखना है। इसमें पॉइंट पॉइंट है बच्चों, लेकिन आप लोग जो है वो हेडिंग डाल के ही लिखना, क्योंकि हेडिंग डालने से ही आप लोगों का जो नंबर है पूरा में पूरा मिलेगा। और ऐसे ही ज्यो का त्यो, ये जो अभी लिखाया है ये 1 2 ऐसे करके ऐसे लिखोगे ना, तो जो आप लोगों का नंबर है वो आप लोगों का कट जाएगा। तो आप लोग अच्छे से हेडिंग डाल के लिखना, क्योंकि बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग अगर अच्छे से हेडिंग दोगे ना तो ये आप लोग का जो नंबर है वो कभी नहीं कटेगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया गया है। ठीक है, जो इसका विशेषता है वो है। फिर दूसरा है वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी तथा श्रम संबंधित अंतरराष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण हो जाता है, अर्थात इनके आवागमन पर कोई रुकावट नहीं होती है। ठीक है, फिर तीसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार होता है। फिर अगला है राष्ट्र की समष्टि संबंधी आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है। ये रहा इसका विशेषताएं। फिर पांचवा का देख लेते हैं अगला, इसमें भी ये भी है, योजना आयोग किस तरह का निकाय है? तो इसका उत्तर है योजना आयोग एक परामर्शदात्री व गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, फिर अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था की आलोचना किस आधार पर की गई है? तो इसका भी पॉइंट में है, आप लोग इसको भी पॉइंट में लिख लेना। भले ये छोटा छोटा है लेकिन आप लोग पॉइंट बना के ही लिखना। निजी क्षेत्र की बढ़ावा नहीं मिला। सेकंड है घरेलू बाजार प्रतिस्पर्धा विहीन हो गया। तीसरा है शिक्षा स्वास्थ्य में कम खर्च तथा राज्य के हस्तक्षेप के कारण नए मध्यम वर्ग उदय हो गए, यानी कि जो निम्न वर्ग है वो निम्न से थोड़ा ऊंचे है, मध्यम, वो उन लोगों का जो उदय हो गया। फिर नेक्स्ट, कांग्रेस प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर आजादी के बाद भारत की दल प्रणाली का बहुदलीय होते हुए भी 1952 से 1964 के काल में कांग्रेस के केंद्र व राज्यों में राजनीतिक वर्चस्व के कारण भारतीय विद्वान रजनी कोठारी ने इसे कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा दी। इस काल को मॉरिस जोन्स ने एक दलित प्रभुत्व की संज्ञा दी है। ठीक है, फिर इसी में कहा है बी, गैर कांग्रेसवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं। जो गैर कांग्रेसवाद बोल रहे हैं उसका क्या तात्पर्य है? तो कांग्रेस का विरोधी
पार्टियों ने महसूस किया है कि क्या महसूस किया है, उसके जो वोट हैं बढ़ जाने के कारण ही कांग्रेस सत्ताहीन है, क्योंकि इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता प्रारंभ में और कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक में उन्हें कांग्रेस को सत्ता से हटाने का एक अवसर हाथ लगा है। लेकिन समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया है। ठीक है, फिर अगला, भारतीय जनता पार्टी को 1986 में किन दो मुद्दों घटनाओं के कारण उभरने का मौका दिया, यानी कि जो ए बी है वो देख रहे हैं आप लोगों का, चौथा से लेके यहाँ आगे और होगा, वो 2 नंबर वाला है। ए बी का वो जो है वो 2 नंबर वाला, फिर भी आप लोग इसको हेडिंग डाल के ही लिखना, भले 1 नंबर लिखो या 1.5 नंबर, लेकिन आप लोग हेडिंग डाल के ही लिखना। ठीक, फिर बढ़ते हैं आगे। साबानो केस, फिर सेकंड है अदालत द्वारा अयोध्या स्थित विवादित स्थल का ताला खुलना, फिर तीसरा है कार सेवा तथा मंडल का मुद्दा। ठीक, फिर इसी का बी देख लेते हैं, बहुजनों के मुद्दे को किस संगठन ने उठाया है, फिर इसका उत्तर वो देख लेते हैं। बहुजनों के मुद्दे को विशेषकर पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संघ बामसेफ ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित बहुजनों को राजनीतिक सत्ता के पक्ष में कई सकारात्मक कदम उठाया तथा बहुजनों के मुद्दे को मजबूती से एक मंच में उठाया गया है। ठीक है, फिर लघु उत्तरीय सेकंड का देख लेते हैं, 3 नंबर वाला। तो इसमें सबसे पहला है आप लोगों का देख लेते हैं, भारत सत्ता के समकालीन केंद्र के रूप में कैसे उभर रहा है। तो इसका उत्तर, भारत अपनी बढ़ती अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव के कारण सत्ता के एक महत्वपूर्ण समकालीन केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारत ब्रिक्स जैसे संगठनों में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है और वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर रहा है। फिर अगला है, स्टॉकहोम पर्यावरण सम्मेलन सन 1972 को लिखिए, ये 3 नंबर वाला है, आप लोग इसको अच्छे से देख लेना। फिर इसका उत्तर है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 से 16 जून सन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण पर एक घोषणा को स्वीकार किया गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए 26 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इस सिद्धांतों के प्रमुख कारण है, कौन कौन से, पहला है मानवीय पर्यावरण की घोषणा करना, फिर सेकंड है मानवीय पर्यावरण पर कार्य योजना करना, फिर थर्ड है संस्थागत एवं वित्तीय व्यवस्था पर प्रस्ताव करना। ठीक है, ये रहा आप लोगों का इसका जो स्टॉकहोम का पर्यावरण सम्मेलन है वो है। ठीक, फिर इसमें अगला है, इसी का अगला और है, देखो बच्चों, फिर फोर्थ है विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रस्ताव, फिर नेक्स्ट है पर्यावरण परमाणु शस्त्र परीक्षणों पर प्रस्ताव, फिर अगला दूसरे पर्यावरण सम्मेलन किए जाने के प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किए जाने के संबंध में सरकारों को सिफारिशें किए जाने का निर्णय किया। ठीक है, फिर इसी का जो अगला है वो देखते हैं, इसी का बी, चिपको आंदोलन क्या है। इसका उत्तर है, ग्रामीण भारत के लिए वन जीविकोपार्जन के लिए मुख्य साधन है, खासकर पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए। तो जो वन है जीवन रेखा के समान होता है। सन 1970 तथा 1980 के दशकों में भारत में जो ग्रामीण एवं पहाड़ी प्रदेशों में निवास करने वाले जो लोग हैं, वे उन्होंने पेड़ कटाई का विरोध किया। क्यों? यह विरोध आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में फैल गया, जो कि चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन का शब्द चिपको का पर्याय गले लगाओ, आलिंगन करना। ग्रामीण ने व्यवसायियों, ठेकेदारों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन कर उसे कटने से बचाने का प्रयास किया है। अप्रैल सन 1973 में उत्तर प्रदेश में अलकनंदा की घाटी में मंडल गांव में चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ।
अगले 5 वर्षों तक यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में फैला। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ने एक खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी में जंगल के एक भूखंड आवंटित किया। वहां निवास करने वाली जनता का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि पूर्व में सरकार ने वहां निवासियों की कृषि और औजार के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। जन आंदोलन इतना संगठित हुआ कि सरकार ने व्यवसायी कंपनी को वन प्रदेश में भूखंड आवंटित करने तथा खेल सामग्री बनाने के पट्टे को निरस्त कर दिया। इस तरह उस प्रदेश में हजारों पेड़ काटने से बच गए। ठीक है। गांधीवादी, समाजवादी सेवी तथा पर्यावरणीयविद सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया है। ठीक है, ये उत्तर है आप लोगों का। फिर अगला देख लेते हैं, पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो पर्यावरण का जो अर्थ है आप लोगों को अच्छे से पता है। पर्यावरण शाब्दिक रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी कि परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है ढके हुए। यानी कि इस प्रकार पर्यावरण से तात्पर्य उसे सब कुछ से है जो किसी भौतिक अथवा अभौतिक वस्तुओं को चारों ओर से ढके हुए हैं। ठीक है। पर्यावरण का अर्थ उन सभी परिस्थितियों और उनके प्रभावों से है जो किसी भी स्थान पर किसी समय मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। यानी कि जो हमारे चारों ओर जो पर्यावरण है, जो हमको प्रभावित करती है, उनको पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। फिर अगला, भारतीय जनसंघ के गठन व विचारधारा लिखिए। उत्तर है, भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय के सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, संस्कृति और राष्ट्र संघ के विचार पर जोर दिया। इसका मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही है। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में यह पार्टी सबसे आगे थी। ठीक है। फिर इस पार्टी को सन 1952 के चुनाव में लोकसभा की 3 सीटों पर सफलता मिली और सन 1957 के आम चुनावों में इसने लोकसभा की 4 सीटें जीती। शुरुआती सालों में इस पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में समर्थन मिला था। जनसंघ के नेताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और बलराम मधोक के नाम शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इसी जनसंघ से हैं। फिर अगला वो देख लेते हैं। अगला है, प्रथम आम चुनाव को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ की संज्ञा देकर क्यों आशंकाएं व्यक्त की गई है। जो आम चुनाव है उसको जुआ की संज्ञा क्यों दी गई है। इसका उत्तर है, पहला है मतदाताओं की विशाल संख्या, फिर गरीबी व निरक्षर मतदाता, फिर चुनाव हेतु संसाधनों की कमी होती थी, फिर प्रशिक्षित चुनाव कर्मियों का अभाव था। ठीक है, ये सब है इसके अभाव। फिर नक्सलवादी आंदोलन का वर्णन करने के लिए बोल रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन है, उनका वर्णन आप लोग कर लेना। तो इसका उत्तर है, वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली एवं पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हथियार उठाया तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब माओवादी अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी ने, इन्होंने दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव है नक्सलवादी, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ स्थानीय बड़े किसान विद्रोह को अंजाम दिया। वर्ष 1967 की घटना है, जब नक्सलवादियों ने धनी किसानों से जमीन छीनकर भूमिहीनों में वितरण करने का आंदोलन चलाया। सीपीए के इन नेताओं ने अलग होकर एक नई पार्टी सीपीआई एमएल बनाई। चारू मजूमदार तथा कानू सान्याल इस पार्टी के नायक के रूप में उभरे थे। इन्होंने खुली लोकतांत्रिक राजनीति में हिस्सेदारी की। वकालत की क्रांति हिंसा के समर्थक चारू मजूमदार की पुलिस हिरासत में 1972 में मृत्यु हो गई, परंतु नक्सलवाद का अंत नहीं हुआ और आज यह देश की एक बड़ी समस्या बन गई है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश आदि की स्थिति अत्यंत नाजुक है। ठीक है, तो फिर अगला देख लेते हैं, मोरारजी देसाई कौन थे? तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई 1996-1995 स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी नेता थे। खादी, प्राकृतिक चिकित्सा और निग्रह के प्रतिपादक थे। बॉम्बे प्रांत के मुख्यमंत्री सन 1967-1979 के बीच उप प्रधानमंत्री पार्टी में टूट के बाद कांग्रेस में शामिल हुए। सन 1977-1989 तक एक गैर कांग्रेसी दल की तरफ से प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, साम्यवादी सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अंतर बताने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें साम्यवाद और पूंजीवाद में अंतर बताने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें जो अंतर है वो 5 प्रकार के हैं। तो इसका जो पहला है, राज्य द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, तो इसी में ये है राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप करना। ठीक है, फिर सेकेंड, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, फिर इसी का है स्वतंत्र व बाजारवादी आर्थिक व्यवस्था पर आधारित है। ठीक, फिर तीसरा, व्यक्तिगत पूंजी का अस्तित्व नहीं है और व्यक्तिगत पूंजी की महत्ता है इसमें पूंजीवादी में। फिर इसी में है समाजवादी आदर्श पर आधारित है, तो उसी प्रकार अधिकतर लाभ के पूंजीवादी सिद्धांत है। फिर अगला, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व है और इसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व बाजार का स्वामित्व है। ठीक है, ये आप लोगों का जो ये है अंतर है वो देख लेंगे आप लोग अच्छे से। फिर इसी का अथवा देख लेते हैं, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए हैं? तो इसका उत्तर है वो देख लेते हैं, सोवियत संघ के विघटन से विश्व जो है राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो विश्व है केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गई। इसी कारण इसने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित शुरू कर दिया। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों का भी यह मजबूरी थी कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया, जो विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम रखना चाहता था, जिसे भारत देश जैसे इससे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा। फिर अगला, श्रीलंका की तमिल समस्या के समाधान के लिए भारत का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर वो देख लेते हैं, तमिल समस्या श्रीलंका की आंतरिक समस्या थी, लेकिन इस समस्या का जो प्रावधान है भारत पर भी पड़ा और श्रीलंका से हजारों की संख्या में शरणार्थी भारत आए थे, जो भारत के लिए एक समस्या बन गई थी। वहीं दूसरी ओर श्रीलंका सरकार ने तमिलों का दमन किया, अपितु आर्थिक नाकेबंदी भी कर दी, जिससे वे भूखे मरने की स्थिति में आ गई। जो मानव की दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत ने हवाई मार्ग से तमिलों को राहत सामग्री पहुंचाई। भारत के इस हस्तक्षेप के कारण श्रीलंका ने इस समस्या के समाधान के लिए
समझौतावादी रूप अपनाकर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कोलंबो में एक समझौता 29 जुलाई 1987 में किया। ठीक, फिर इसी में देख लेते हैं इसका उत्तर। इस समझौते में श्रीलंका में शांति बनाए रखने में भारत की महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो स्वीकार करते हुए भारत को समझौते के गारंटर की भूमिका दी गई। भारत ने श्रीलंका में शांति बनाए रखने के लिए भारतीय शांति रक्षक दल भेजा, जिसके प्रयासों से ही वहां राष्ट्रपति के चुनाव, प्रांतीय परिषदों और संसद के चुनाव हुए। निर्वाचित राष्ट्रपति है रणसिंह प्रेमदासा के कारण शांति रक्षक वापस लौट आए हैं। ठीक, फिर इसी में अथवा देख लेते हैं। दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, इसमें पहला पॉइंट है दक्षिण के सब सदस्य कुछ छोटे देश मानते हैं कि साप्टा की जो ओट आड़ लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है और व्यापारिक उद्यम तथा व्यावसायिक मौजूदगी के जरिए उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। फिर सेकंड है दक्षिण एशिया के सभी देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, क्यों कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वर में नहीं बोल पाते हैं। उदाहरण है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत पाक के विचार सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे की कमियां निकालना शुरू कर देते इसलिए। फिर तीसरा, दक्षिण के सदस्य देशों में आपसी मतभेद बहुत अधिक है, कहीं सीमा विवाद तो कहीं पानी के बंटवारे को लेकर आपसी मुटाव रहता है, तो भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से परेशान है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर भारत से दुश्मनी रखता है। इन सब कारणों से देशों के सदस्य देशों के हाथ जो अवश्य मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। दक्षिण को अपेक्षित सफलता न मिलने का यही प्रमुख कारण है। फिर अगला, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम रख करता है। ठीक है, फिर इसका उत्तर है शक्ति संतुलन से तात्पर्य है कोई भी एक पक्ष या राज्य इतना शक्तिशाली न हो कि वह अन्य राज्यों पर हावी हो जाए या दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। जिस प्रकार एक तुला के दो पलड़े समान भार होने पर संतुलित बने रहते हैं, वही स्थिति विभिन्न राज्यों के बीच होती है। यदि कोई देश अन्य देशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है तो वह अन्य देशों के लिए संकट और चिंता का विषय बन सकता है। जो शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते। जो खिलाड़ है वो उनके अनुसार देख लेते हैं, वो क्या बोल रहे हैं। शक्ति संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विभिन्न स्वतंत्र राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक संचालित करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक विकेंद्रित व्यवस्था है जिसमें शक्ति व नीति निर्णायक इकाइयों के हाथों में ही रहती है। तो इसका जो कायम करने के उपाय है वो निम्न है। शक्ति संतुलन को कायम करने के जो निम्न उपाय है, तो सबसे पहला देख लेते हैं। शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि होने रहनी चाहिए। फिर शक्ति संतुलन के लिए आर्थिक और प्रौद्योगिकी की ताकत होनी चाहिए, तभी शक्ति संतुलन कायम रह पाएगी। फिर शत्रु देश की शक्ति का कम करने के लिए विभिन्न उपाय करने चाहिए, जैसे शत्रु देश के मित्र देशों की संख्या कम करना। अगला, शस्त्रीकरण भी शक्ति संतुलन का एक माध्यम है। शक्ति संतुलन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में बना हुआ था। जैसे अमेरिका व सोवियत संघ दोनों शक्तिशाली विरोधी देश थे। यदि शक्ति संतुलन न होता तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था। यह संतुलन 1945 से 1990 तक बना रहा। फिर इसका जो अथवा है वो देख लेते हैं। इसी का अथवा, राष्ट्र निर्माण के समय देशी रजवाड़ों का विलय करने में कौन सी समस्याएं सामने आई। फिर इसका जो उत्तर है
ब्रिटिश सरकार ने देशी रजवाड़ों के ऊपर ब्रिटिश संप्रभुता खत्म करने का ऐलान अपने शासन के समाप्त होने के साथ ही कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इन रजवाड़ों को अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान में विलय होने की या स्वाधीन रहने की स्वतंत्रता प्रदान की, जो भारत की एकता के लिए एक रुकावट थी। फिर त्रावणकोर, हैदराबाद व भोपाल राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिए थे। उपयुक्त समस्त समस्याओं ने देश के विभाजन की संभावना खड़ी कर दी थी। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।